नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग स्टार्ट करते हैं एक एजुकेशन वाली कंपनी को लेकर के जिसका नाम एजुकेट से स्टार्ट होता है। बेसिकली कंपनी का नाम है शीगल एजुकेट। इसकी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फंडामेंटल्स कुछ एस्पेक्ट को, जहां देखा जा रहा है कि नेटवर्थ के अकॉर्डिंग जो पहले नेटवर्थ था उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यदि कुछ सालों का आकलन करके देखें तो नेटवर्थ पोजीशन में नियर अबाउट द सेम रहा। उसमें कोई बड़ी चेंजिंग की बात नहीं देखने को मिलती है। जहाँ पे 2500 के आसपास था वहाँ करीब 2680 के आसपास हो जाती है, लेकिन रेवेन्यू उसके बेसिस पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करती नज़र आती है। लेकिन रेवेन्यू के बेसिस पे जो कंपनी की प्रॉफिट का आकलन है, तो प्रॉफिट का आकलन बहुत ही नॉमिनल सी वैल्यू में निकल के आती है। तो चलिए इसी तरह के स्टॉक के बारे में देखेंगे, समझेंगे, जहां पे हम कंसोलिडेटेड एज वेल एज द स्टैंडअलोन डेटा को हमने एक नज़र समझने का प्रयास किया। कंपनी का नाम है शीयल एजुकेट। इसकी वेबसाइट्स पर जब विजिट करते हैं तो यहाँ वेबसाइट पे बड़ा अच्छा लगता है कई बार कुछ चीज़ों को, जहाँ पे टेलीग्राम्स के ऊपर बड़ी वो हो गया था, कुछ बड़ी बड़ी न्यूज़ें चल रही थी। हाँ, टेलीग्राम्स चैनल के थ्रू इनका कारोबार चलती नज़र आती, जहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इनको इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर के, बाकी सारी चीज़ों को लेकर के। चलिए कोई नहीं, हम फिलहाल ऐसे बात नहीं करने वाले हैं। हम ये देखने के प्रयास कर रहे थे कि वह स्टॉक ने फिलहाल अपनी जो पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसको तोड़ के आगे निकल, पता है कब के रिकॉर्ड तोड़ रही है? ये रिकॉर्ड तोड़ रही है जनवरी का। जब जनवरी की रिकॉर्ड आज तोड़ रही है तो अब पता लगता है क्या, यहाँ से मार्केट को लेकर के एक बड़ी सी पोटेंशियल रैली देखने को नजर आ रही है। अब रैली इन बातों को लेकर के है कि पहले इस कंपनी ने लास्ट कुछ पीरियड में देखने को मिला कि कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ तक ऐसा डेटा आया था। उसके बाद ये डेटा होना चाहिए था वैसे फिगर में, लेकिन मार्केट में एक लंबी थोड़ी सी जंप आई, लेकिन थोड़ी सी जंप सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट ने सस्टेनिटी के साथ साथ ब्रेकआउट कर लिया पिछले एक साल के, खास करके 6-7 महीने के डेटा। चलिए इसके फंडामेंटल भी जानते हैं, उसके बारे में हम आगे समझेंगे इसके एक एक एस्पेक्ट को लेकर के, आखिर क्या किस पोटेंशियल से स्टॉक में इतनी बड़ी तगड़ी रैली निकल के आई। क्या रैली तो देखने को मिलती है कि लगातार चल रही है। फिलहाल या प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो करीब 2.3 टाइम्स 3-4 टाइम्स से इंक्रीज किया है। कहाँ से? बुक वैल्यू से करंट प्राइस, जो कि यदि फेस वैल्यू से आकलन करके देखें तो 5 रुपये की फेस वैल्यू पे 125 में ट्रेड हो रहा है, मतलब 116 रुपया क्या क्या है इसका प्रीमियम वैल्यू निकल के, जो कि मार्केट की वजह से। अब आते हैं स्टॉक में भीड़ को लेकर, कहते हैं स्टॉक में भीड़ अभी करीब 51 लोगों की भीड़ है, जबकि बाकी जो इसी सेम सेक्टर की कंपनियां हैं वहाँ पे 72 लोगों की भीड़ है। पता है जब 72 लोगों की भीड़ यहाँ पे कहती है और फिलहाल ये हायर टू हायर को जब टच करती है, तो कुछ ऐसा अंदाज़ा लगता है कि ये क्या इस सेक्टर को परफॉर्मेंस के हिसाब से टच करने वाली है। और यदि ये टच करती है तो कितने का डिफरेंस निकल गया? करीब करीब 21 का डिफरेंस निकल के आता है। तो कह सकते हैं यहाँ से 40% की यदि तगड़ी जंप करती है तो 40% के जंप से कहाँ जाएगी? प्लस 48 रुपये का हम ऐड ऑन करते हैं सिंपल, तो ये निकल के कहाँ पे जाएगी? ये निकल के जाएगी करीब करीब 169 रुपये। मतलब ये कह सकते हैं ये आने वाले समय में 100 150 से लेकर के 200 तक की टारगेट रिसेंटली जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे चार्ट में जो ब्रेकआउट हुआ उस चार्ट की ब्रेकआउट इनको नया अचीवमेंट की तरफ मूव करता नजर आता है। जो एक लंबी प्रवृत्ति में जब भी अपनी चार्ट को क्या करती है, तोड़ के आगे निकलने का प्रयास रहता है, तो इस तरह की मूवमेंट देखने को बनती है। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं, खास करके जैसे ब्रेकआउट होने वाली होती है ना, तो मार्केट में कुछ नए प्लेयर भी आते हैं, जो प्लेयर को ये आंकड़ा निकल के आती है कि देखिए क्या हुआ, वॉल्यूम में तगड़ी जंप हुआ। और वॉल्यूम में जंप के पीछे क्या है, क्या कुछ बल्क डील हुआ या वैसे हो गया, इसके पीछे भी मैनेजर डालने के प्रयास कर, जहाँ पे कंपनी के पास यदि हम इस चीज़ को देखें, इसकी क्वालिटी को लेकर के देखें, जहाँ पे ईपीएस कहता है केवल 2 रुपये 54 पैसे का 5 रुपये के शेयर, 5 रुपये का शेयर करीब 50% ही अर्न कर रही है। जब 50% अर्न कर रही है, इसके पीछे क्या कर रही है? 51 गुणने की भीड़ है। जबकि आर कहती है करीब 7% के आसपास, आर कहती है करीब 5%।
डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और इस चीज़ को यदि समझा जाए ईपीएस को, तो इसमें दो चीज़ को हम समझ शामिल करेंगे, क्योंकि ये ईपीएस पीएल के पार्ट्स के हिसाब से देखें तो पीएल में से जितना भी नंबर ऑफ शेयर को, जितना भी पीएल निकला वैल्यू, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो फिर ये डेटा निकल के आ गई। और जब ये डेटा आ गई तो इसके पीछे हमें जानना जरूरी है कि इनको जो बीएस की फिगर है, खास करके डेट टू इक्विटी और द करंट रेशियो, इन दोनों का क्या एक्सपेक्टेशंस है और ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि एक का काम है ऊपर से दबाव डालना, एक का काम है प्रॉफिट बुक कराना। इसलिए इसको क्या करेंगे, जहाँ पे उधार सेल्स की बात होती है, उधार के पीछे हम जानेंगे रिस्क फैक्टर। इसलिए हमने इसका फॉर्मूला बनाया है जिसका नाम रखा है R2R को लेकर, जहाँ हम रिस्क टू रिकन्सलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे रिस्पेक्टिवली। यहाँ देखा गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और साथ में देखा जाए तो यदि इंटरेस्टिंग वैल्यू देखें तो इंटरेस्टिंग वैल्यू इस एसेट्स वैल्यू से कम आंकड़ा, बुक वैल्यू से कम है। मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा उनके पीछे पीछे नहीं कर रहे, मतलब उनको थोड़ा सा गिराता नजर आता है। अब आते हैं इसको ये समझने के लिए, जो इसके प्रमोटर्स होल्डिंग करीब करीब कह सकते हैं कि 54% के नियर अबाउट है। इन सभी आंकड़ों जहाँ पे हमने हाईलाइट किया था, उनके पीछे हम सारे के सारे चीज़ों पे एक नए अंदाज में, नए एक एक एस्पेक्ट के साथ समझेंगे क्या कहते। जहाँ कहते हैं 1996 में कंपनी बनी थी CL एजुकेट, प्रोवाइडिंग द वेरियस एजुकेशनल एंड द कंसल्टेंसी प्रोग्राम से बात करती नज़र आती है। और किस तरह के प्रोग्राम रन करते हैं, यहाँ पे हमें इस तरह की कुछ डेटा निकल के आती है क्या, इस तरह के हमारे पास कुछ डेटा वैसे तो देखने को नज़र नहीं आती। कहती है कंज्यूमर टेस्ट प्रिपरेशंस, इसके अलावा बात करती है कि कंज्यूमर्स पब्लिशिंग की बात करती है, इसके अलावा इंटरप्राइजेस कॉर्पोरेट की बात करती है और इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूशनल्स की बात करती है। और क्या कहती है इसके बारे में, तो कहती है ओवर 26 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस है, करीब 26 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें कहती है कि हमारे पास क्या है, कहती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के, जहाँ कहती है कोर्स लाइक एज द MBA, लॉ, BBA, RBL, RBI, ग्रेड बी और इस तरह के जो कम्पिटिटिव एजुकेशन हैं उसके लिए काम करती है। इसके अलावा कहती है हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है GK पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी अंदर आती है, उनका कामकाज है UPSC कैट से रिलेटेड बुक्स को शायद छापना, प्रिपरेशन करना। इसके अलावा कुछ और कंपनी है जो कि इंटरप्राइजेस लेवल पे कंपनी करती है। इसमें कहती है कि डिजिटल मार्क कम्युनिकेशंस और इस तरह की कस्टमाइज जो बुक्स हैं, ट्रेनिंग्स मॉडल्स हैं, उस पर कामकाज करती है। मतलब इनके पास जो मॉडल्स हैं वो खास करके अच्छी पोर्टफोलियो देखने को मिलती है। कंपनी का पोर्टफोलियो एजुकेशन से रिलेटेड है और खास करके वो हायर एजुकेशन से लेकर जहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे पैसे बनते हैं, चाहे गेट को लेकर की हो या फिर कैट और MBA को लेकर। अब आती है इस कंपनी को लेकर के पीयर्स को आकलन करते हुए, जहाँ कुछ कंपनी पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, कुछ पे हमारा बचा हुआ था, तो चलिए जानते हैं इसको लेकर। जहाँ पे अभी फ़िलहाल हम देखें तो हमने फ़िलहाल के जितने भी इनके पीयर्स हैं उसमें कैरियर पॉइंट पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, वो शायद हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके इसको आप व्यू कर सकते हैं यदि इंटरेस्टेड हों तो। अदरवाइज़ फ़िलहाल हम CL एजुकेट पर चलते हैं, जहाँ पे भीड़ की बात करें तो करीब 51 लोगों की भीड़ है, कंपेरेटिव करीब 72 की जो भीड़ खड़ी है उसमें से एवरेज भीड़ के अकॉर्डिंग। आते हैं रिजल्ट की तरफ। कंपनी की बिजनेस मॉडल में कैसा कामकाज करती है और क्या क्या करती है, उस तो हमने देखा। उससे होने वाले फ़ायदे के बारे में देखते हैं, फ़ायदे और नुकसान कंपनी के पास कितनी आती है और उस लेवल पे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है। अब आते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली डेटा की बेसिस ये कहती है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को लेकर के, जो टाइम टू टाइम, चाहे हम जून से जून का कंपेयर करें तो कहती है नियर अबाउट, तो थोड़ा सा इंक्रीज करती है, लेकिन Q/Q के हिसाब से कहते हैं कि अच्छी खासी है। अब यहाँ पे क्यों ज़्यादा होने का एक कारण भी है, जो जून क्वार्टर में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू होने का एक कारण ये है, जो अप्रैल टू जून में काफ़ी सारे सेशंस स्टार्ट होते हैं। अप्रैल वाले सेशन में इनके पास अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और मार्च में कई बार एडवांस भी कुछ आ जाती है, इसलिए मार्च का भी इनके पास रेवेन्यू अच्छा खासा मिलता है। सितंबर में हाफ ईयरली बेसिस के लिए रिकवरी के लिए होती है टाइम,
जहाँ पे शायद हाफ ईयरली बेसिस पे रिकवरी किया जा सकता है। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 9% के आसपास था वो नियर अबाउट उससे थोड़ा सा इंक्रीज ही किया है, गिरावट तो देखने को नज़र नहीं आई। लेकिन जो प्रॉफिट की पार्ट थी, प्रॉफिट पार्ट में इनमें डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि पिछले से पिछले में डिक्लाइन थी और पिछली क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस लेवल देखने को बनी है। इसी आकलन को यदि हम परसेंटेज वाइज देखें तो फिलहाल एक नज़र देखिए चार्ट को। चार्ट क्या कहती है? चार्ट कहती है अपने ब्रेकआउट को टच किया, और जैसे टच किया तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती नज़र आई, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बाद ये फिर डायमंड भी बनती नज़र आ सकती है। अब आते हैं इसको क्वार्टरली रिजल्ट के, जहाँ क्वार्टरली रिजल्ट में 4% के आसपास जम थी, ऑपरेटिंग 3% गिर के हुई थी, नेट इनकम 24% गिर गया था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 28% की गिरावट दर्ज कर दी, जबकि इवेटा कहती है करीब 46% की छाल के साथ बंद होती है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या कहती है? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल जो 24 तक का डेटा है, लास्ट 12 महीने का डेटा भी देखें तो लगातार इसमें एक बड़ी ऊंचाइयों को टच किया। खासकर कोविड के बाद थोड़ा सा हल्का खराब हुआ था सिचुएशन, लेकिन कोविड के बाद दोबारा इसकी सिचुएशन सुधरती नज़र आई। सुधरने के बाद थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस किया, जबकि लगातार कुछ सालों तक नुकसान देखने को मिला था। नुकसान के बाद यहाँ पे दोबारा इन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया वो 16 करोड़ के आसपास है, लेकिन वो सस्टेन करती नजर, मतलब ये नहीं कहते बहुत बड़ी गिरावट हो गई या क्रैश हो गया, इनकी पूरे की वजह बिजनेस ध्वस्त हो गया, ऐसा देखने को नजर नहीं। बिजनेस भी चल रही है, और उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जहाँ पे अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी खासी थी, और डिप्रिशिएशन शायद उन्होंने करीब 3 करोड़ एक्स्ट्रा बुक किया था पिछले पीरियड से, ये भी चलती रहती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ तो नहीं, ऐसा चीज़ देखने को नजर नहीं। अब आते हैं कुछ और सिलसिले को आगे करते हुए, जिसमें ये जाने इसके पीछे जो बुक्ड किया हुआ वैल्यू है उसका क्या स्ट्रेटजी है, उसको क्या परसेंटेज ऑफ ग्रो की बात कर रही है। तो जहाँ पे देखा जाए तो रिवेन्यू सोर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% के नियरली मान लेते हैं ग्रोथ लेवल है। एक्सपेंसेस करीब 30% बढ़ जाती है, और इसी क्रम में यदि नेट इनकम से लेकर के और ईबिटा तक में करीब करीब 32%, 38% और द 20% के रिस्पेक्टिवली गिरावट दर्ज करती नजर आती। ये था कुछ फिगर शॉट। अब आते हैं जो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बनता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इनके पास पढ़े होंगे, काफ़ी सारे कॉर्पोरेटर को उन्होंने सर्विसेज दिया होगा। अब आते हैं रिस्क को लेकर के, आखिर ये जो पार्ट्स हैं ये क्या होता है? एक बुक्ड है, प्रॉफिट हमेशा बुक्ड किया जाता है। इसके पीछे हमें जानना पड़ेगा बैलेंस शीट को, कि वहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। आखिर आर टू आर क्या कहता है? इसमें आर टू आर की तरफ पहला नज़र डालें, पहले स्टेप की बात करें, तो ये देखने को मिलती है कि बोरोइंग्स को लगातार इन्होंने बढ़ाई है। यहाँ पे एक चिंता की बात भी है। चिंता की बात यह है, जो खास करके 23 में इनके पास 17 था, और 24 में इनके पास करीब 32 हो गया, मतलब नियर अबाउट द 100% से थोड़ा सा कम, 100% से थोड़ा सा कम इन्होंने आंकड़ा निकाला। अब सवाल उठता है कि यार इन्होंने पैसे लेकर किया क्या? कुछ नई सेंटर खोले, नई प्रिपरेशन किया, कुछ नई रिसर्च किया। इसके बारे में देखते हैं तो कहती है फिक्स एसेट्स इनकी अच्छी खासी बिल्डअप हुई, मतलब इनके पास फिक्स एसेट्स में कोई कमी नहीं देखने को मिली। अब आते हैं लास्ट, जिसको नाम है अदर एसेट्स। यहाँ पे क्या क्या, और यहाँ पे हम उधार सेल्स को देखेंगे, जो खास करके ज़्यादातर प्रीपेड ही होती है कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर। यहाँ पे एजुकेशनल कंसल्टेंट के तौर पे देखें तो ये कहती है कि थिएटर्स के अंदर 65 करोड़ के आसपास क्या कहती है इनका डेटर्स कहता है। अब सवाल ये उठता है जो 65 करोड़ का डेटर के पीछे रिस्क क्या है, और डेटर्स की डे क्या कहता है? यही तो कुछ आकलन है। तो आकलन में देखा जाए तो 65 करोड़ की बेसिस पे कहती है तो 74 दिन में पैसा आता है, बहुत ज़्यादा तो रिस्क नहीं है। तो फिर 3 महीने का हम टाइम मानते हैं, ठीक है, 3 महीने की टाइम फ्रेम की बात। जो 72 करोड़ है, इस 72 करोड़ के पीछे यदि हम देखें तो प्रॉफिट कितना कहता है? केवल और केवल कहता है 16 करोड़, जबकि मार्केट में पैसे कितने पैसे वो हो रखे हैं?
करीब 72 करोड़, मतलब ये 56 करोड़ का, जिसमें इनकी सर्विसेज भी हैं, जिनमें इनकी प्रोडक्टिविटी भी है, जिनमें इनकी पैसे भी लगे हैं, प्रॉफिट भी इन्हें में इंक्लूडेड है, जो पैसे होने वाले हैं। अर्थात इनकी तक मार्केट में 56 करोड़ का और प्रॉफिट के बारे में देखने को मिलता है। अब आते हैं एक सिलसिले को आगे करते हुए, और वो सिलसिला ये है कि बैलेंस शीट फिगर इसके बारे में क्या संकेत, और ये वो सेंस देता है जो कहती है जो जो कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था वो करीब 55% से ज़्यादा उछल कर, नेट टोटल एसेट्स 4% से ज़्यादा उछलती है, टोटल लायबिलिटी 11% से ज़्यादा उछलती है। इनके लिए कुछ ऐसी बातें निकल के, अब आते हैं इसी सिलसिले को थोड़ा सा और आगे करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम देखें तो ये यहाँ पे देखने को आती है। इनके पास जो कंपाउंडेड सेल्स था लास्ट 3 साल में 20%, लेकिन लास्ट 12 महीने में केवल 3% की ग्रोथ बनाई। स्टॉक प्राइस सीजीआर में कहती है कि हम 3 साल पहले तक तो अच्छी खासी ग्रोथ थी, लेकिन लास्ट 12 महीने की ग्रोथ कहती है कि इनका गिरती नजर आई। जबकि रिटर्न ऑन स्टॉक प्राइस इन द सीजीआर के हिसाब से देखें तो लगातार इसमें एक नई ऊंचाइयों को टच करती नजर आती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी एवरेज से भी कम आंकड़ा निकल के कहती है। अब दोबारा चार्ट पे आते हैं, और चार्ट में ये समझिए होने वाली बात है, तो वॉल्यूम में आखिर तगड़ी जंप के पीछे क्या कारण। वॉल्यूम, जो मार्केट में कोई बेचने खरीदने को रेडी नहीं था, इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी। इंटरेस्टेड पार्टी कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, फिर एक लंबी पार्टी आती है और काफ़ी सारे वॉल्यूम में इंक्रीज होती, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो बेच रहा था, कोई ना कोई खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, लेकिन खरीदने वाले भी हैं और बेचने वाले भी हैं, सबकी वजह से परसेंटेज ऑफ। जहाँ पे निवेशक की बात करें, इस कंपनी में निवेशक कह सकते हैं कि 20-21 हज़ार के आसपास की निवेशक बने हुए हैं। इन निवेशकों में ये देखा गया कुछ बल्क ट्रेड की आंकड़ा निकल के आती है। फिलहाल देखें तो सितंबर इनसाइडर ट्रेडिंग में देखने को मिलती है, डिजनेशन जो डिजनेटेड पार्टनर थे, पर्सन थे, उन्हें 20,000 शेयर को उन्होंने एवरेज प्राइस पे निकाला है। जबकि बल्क डील में 30 अगस्त को एक पार्टी थी जिन्हें बाय और सेल का काफ़ी सारा ऑर्डर किया, कुछ उन्होंने बचा के भी ले गया। तो ये कह सकते हैं कि इसकी जो मार्केट में जो वॉल्यूम जंप किया था उसके पीछे कुछ बल्क डील ही शामिल देखने को। इस कंपनी में प्रमोटर के अलावा एफआई भी इंटरेस्टेड है, और फिर एफआई के पीछे क्या क्या, ये कंपनी सत्या जी की कंपनीज हैं, और इसमें पुरी साहब की हैं, गौतम पुरी साहब की, और इसमें करीब ये सब अपने होल्डिंग्स के साथ हैं। एफआई की तादाद 8% है। डीआई को क्यों नहीं विश्वास होता है, यहाँ पे डीआई यहाँ पे बनी, तो डीआई में देखने को कुछ ऐसी मिलती है, तो हो सकता है जो एफआई हैं वो उनकी एक अलग तरीके से सोचता हो, क्योंकि डीआई की सोच यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। डीआई कभी इस ज़माने में था, लेकिन अभी तक कोई डीआई की नज़र नहीं आई। जबकि पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक में कुछ बड़ी पार्टियां भी हैं, कुछ कंपनियां भी हैं। नियर अबाउट देखा है तो करीब 2-3%, 5%, 7% के आसपास की है टोटल, लेकिन ओवरऑल जो पोजीशंस हैं वो करीब पब्लिक के पास है, जिसमें से हम 10-18% निकाल भी दूँ तो 30% के आसपास पोजीशन किसके पास है, एक आम निवेशक के पास है, जो हमने इसको लिए समझा, जहाँ पे टोटल होल्डिंग पब्लिक के लिए कहा कि 46% की होल्डिंग। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। सेंटिमेंटल के बारे में इसमें कहती है, जो इनके पास हुआ क्या, कहती है बोर्ड मीटिंग फॉर आउटकम इन द अप्रूवल ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द डिजिटल एग्जामिनेशंस बिजनेस ऑफ NSEIT लिमिटेड। समझ में ये आई जो इनका जो कामकाज है उसमें एक नया कारोबार एड ऑन हुआ, क्लाइंट एड ऑन हुआ, मानते हैं। जो NSE हम लोग देखते हैं ना, NSE नेशनल इंस्ट्रक्शन, इसकी एक कंपनी है जहाँ पे इनकी जो इसकी पेपर्स, जो एजुकेशनल सेक्टर की यहाँ पे पेपर्स वगैरह होते हैं ना NSE को लेकर के, उसके लिए कहा कि हमारे बोर्ड मीटिंग में इसको अप्रूवल दिया,
और कहा है कि जो निश्चित के हमारे पास पेपर्स वगैरह होंगे, डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर, बिजनेस सेंटर की बात किया, उनका पेपर वगैरह साथ हम एग्जामिनेशन कनेक्ट करने की काम करेंगे। जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो कि कहती है द इंटर एरियाज ऑफ अप्रूवल ऑफ द एक्विजिशंस ऑफ द डिजिटल एग्जामिनेशन बिजनेस, इनकी डिजिटल एग्जामिनेशन बिजनेस को क्या कर रही है, ले रही है ऑफ द NSE-IT लिमिटेड। इससे क्या होगा, इन द इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ द 230 करोड़ लगेगा पेबल इन द कैश में, कहा कि हमने कहा है एक्वायर्ड प्रपोज्ड एक्विजिशन को लेकर के। फिर कहा कि ऑफर टुवर्ड टू द शेम ऑफ द काउंटर पार्टी एंड द एडिशन टू द कंसिडरेशन नेट नॉट एक्सीडिंग 75 करोड़ इज पेबल सब्जेक्ट टू द अचीवमेंट ऑफ द सर्टेन बिजनेस माइलस्टोन पे इनको और देखने को मिल सकता है। इसके अलावा की बात करें इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे कुछ और अपडेट निकल के आती है, तो कहते हैं हाँ एक्विजिशन की बात उन्होंने किया था, और एक्विजिशन के बाद क्या था, इसी को लेकर एक्विजिशन के बाद उन्होंने कहा था, जो कि इनकी कहती है जो कंपनी जो बिजनेस ऑफ द NSE-IT लिमिटेड है, उसको इन्होंने कहा कि डिजिटल एग्जामिनेशन बिजनेस को लेकर के हम अपने पैसे यहाँ पे खर्च करने। ये कुछ इनके लिए अपडेट था कंपनी को लेकर के। अब आते हैं एनालिसिस पार्ट को लेकर के, उसमें क्या कहती है उस पर हम एक नज़र डालते हैं। कंपनी के बाद कहती है कि इनके पास जो हम बैलेंस शीट की फिगर को समझ रहे थे, उसमें कुछ फिगर हमारे पास अभी भी पेंडिंग चल रहा है। उस फिगर में ये था, जो उन्होंने लोन लिया, लोन को लेकर क्या किया, फिक्स एसेट्स को क्रिएट किया। फिक्स एसेट क्रिएट करने के बाद क्या किया, तो ट्रेड रिसीवेबल में इनके पास करीब 65 करोड़ के आसपास की मार्केट में उधार पड़ा हुआ। तो 65 करोड़ के उधार के पीछे यदि देखें तो वो कहते 74 दिन का हमारे पास टाइम फ्रेम था, वैसे भी 3 महीने में पैसे आ जाते। लेकिन सिचुएशन क्या था, जो 65 करोड़ की इन्होंने ये कहा, और यहाँ पे बुक कितने के करते हैं, केवल 16 करोड़। ये इनके लिए एक संकेत देता नजर आता। आज की स्टॉक लर्निंग में जाना इसको, जहाँ पे हम ये देखें चार्ट में लगातार ग्रोइंग चार्ट था। एज ऑन टाइम में अपने निवेशकों को रिटर्न क्या दिया, तो कहती है 1 महीने में निवेशकों को रिटर्न में करीब 52% दे चुका है। 1 महीने में इस स्टॉक में 52% की उछाल आई है। इसके अलावा पिछले 6 महीने में स्टॉक में 40% की, 1 साल के दौरान की बात करें तो करीब 59% के आसपास की, और पिछले 5 साल के डेटा की बात करें तो करीब करीब कह सकते हैं कि नियरली 500% की उछाल पहुंचने की उम्मीद लेके चल रहा है। यहाँ पे स्टॉक में क्या हुआ, लगातार एक अच्छी सी पोटेंशियल्स बनती नज़र आई है, इस आंकड़ा से इसको देखा जा सकता है। लगातार ग्रोइंग स्टॉक की कैटेगरी में रखा जा सकता है। का नाम था CL एजुकेट, जो कि एजुकेशनल कंसल्टेंट और द हायर एजुकेशन को लेकर के खासकर काम काज किया करते हैं, जाके प्रिंटिंग्स को लेकर के हो या फिर उनकी एग्जामिनेशन को कंसल्टेंसी देकर ही क्यों ना हो। अब आती है लास्ट पॉइंट को लेकर के, आखिर इस पॉइंट में क्या किया जाए जो 18-20% जंप करती। इसमें हमेशा एक चीज़ को देखना चाहिए जिसका नाम है टारगेट। मोटिव क्या है, मोटिव विदाउट एंट्री, मोटिव विदाउट एग्जिट, और इसमें एक एशल पॉइंट्स को हमेशा याद रखना ज़रूरी है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और पैसे को भी सुरक्षित रखिए कि स्टॉक मार्केट रिस्क फैक्टर भी बनती है, नज़र आती है, और रिस्क के साथ साथ अच्छी खासी रिटर्न भी कमा के देती है कंपेयर टू द अदर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, जहाँ पे कुछ नई कंसेप्ट के साथ, नई कंपनी के साथ हाजिर होते हैं आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।